कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रका में संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अभी हमारा हल संधि प्रकरण चल रहा है और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अगला सूत्र देखते हैं। हमारा अगला सूत्र है झयों हो अन्य तरस्याम। इसका मतलब है झय से परे हकार के स्थान पर विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है। यहाँ पर उदह स्था स्तंभो पूर्व से वाले सूत्र से पूर्व से की क्या किया उन्होंने अनुवृत्ति ली है, ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे पूर्व सवर्ण कहा है। तो पूर्व सवर्ण क्या कहा उन्होंने, झ से परे हकार के स्थान पर विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है, यानी कि ये झ और उसके बाद में अगर ह है तो इस ह को इसका सवर्ण लगेगा यहाँ, ठीक है। इस यानी कि इस वर्ग के अंदर जो भी आ रहा होगा शब्द उसका सवर्ण यहाँ पे लगेगा इसका, ठीक है। तो ये पूर्व सवर्ण यहाँ पे लगेगा इसका। तो ह के स्थान पर होगा, ठीक है। तो ये पूर्व सवर्ण हो रहा है। अब हम इसकी थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि ये जो पूर्व सवर्ण होगा पहले तो ये किससे होगा, स्थान्य अंतरतम सूत्र से, ठीक है, पूर्व सवर्ण होगा। यानी कि पूर्व सवर्ण होने पर कौन सा वर्ण आएगा, उस वर्ण की निश्चितता किससे होगी, स्थान्य अंतरतम सूत्र से। क्योंकि स्थान्य अंतरतम क्या कहता है, वर्णों की सबसे अधिक निकटता वाला जो है उच्चारण स्थानों की दृष्टि से वो उसका सवर्ण होता है, ये माना जाता है। तो उसके आधार पर क्या कहा इन्होंने कि इसी से सवर्ण होगा। लेकिन अगर इस चीज को सरलता से कि हमें इतने सारे वर्ड्स हैं, इतने शब्द होते हैं, याद नहीं रहते हैं ना कि किसका उच्चारण स्थान कौन सा है, कहाँ है, क्योंकि अब उच्चारण स्थान की हम बात करते हैं तो उच्चारण स्थान के आधार पर देखते हैं हम। फिर प्रयत्नों के अंदर 5 प्रयत्न आभ्यंतर हो जाते हैं, फिर हमारे 11 प्रयत्न बाह्य प्रयत्न हो जाते हैं। अब इसमें से कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान का है, क्योंकि एक ही वर्ण के बहुत सारे उच्चारण स्थान हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे थोड़ा सा दिमाग में रहे, ध्यान रहे, तो इसके लिए भी इन्होंने समाधान दे रखा है। तो इसके अंदर इन्होंने बता रखा है कि जैसे कि नॉर्मली अगर आप बात करें तो एक तो होता है हर्ष प्रत्याहार, ठीक है, और एक होता है हमारा खर प्रत्याहार, ठीक है। तो इस हर्ष प्रत्याहार और खर प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ड आने वाले होते हैं ना, वो सामान्यतः आपके एक समान उच्चारण स्थान वाले वर्णों को दिखा देते हैं, दृश्य दिखा देते हैं। अब हर्ष प्रत्याहार के अंदर देखें आप तो हय वरट से शुरू हो जाएगा, ह से हो रहा है इसलिए, तो हय वरट से शुरू होकर के जब गड़ द तक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद स तो अंतिम आ जाता है, आपको तो इसको अपन गिनते नहीं, तो यहां तक आ जाएगा इसका। तो ये जो होता है ये हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ये वर्ड, ठीक है। ख वर्ण, ख प्रत्याहार जो होता है ख फ छठ से आएगा, यहां से लेकर के श श सर तक आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है इन प्रत्याहारों के अंदर, इस प्रत्याहार के अंदर आने वाले और इस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले, ठीक है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान, इसके अंदर आने वाले वर्णों का उच्चारण स्थान सेम होता है और इसके अंदर आने वाले वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो बिल्कुल सेम होता है। अब कैसे होता है इसको थोड़ा सा, इसको अपन और भी इसको थोड़ा सा समझ लें, इसको डीप करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम हर्ष प्रत्याहार की बात कर लेते हैं कि इसके वर्ण कौन कौन से होते हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या है, ताकि आपको भविष्य में भी पीछे आगे कहीं भी अगर आपको इस तरह के उच्चारण स्थान देखने पड़े तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस चीजों में। अब इसके अंदर जैसे कि हर्ष प्रत्याहार की बात करते हैं तो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत जो आता है वो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले तो ये मैंने बता दिया आपको कि हय वरट से लगा करके शुरू होता है ये आपका, और जब गड़ द तक जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया यहाँ का इसके अंदर।
एक बात ये आ गई। दूसरी बात अगर इसके अंदर आप देखो तो इसके अंदर एक तो वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आता है। ठीक है, किसी भी वर्ण का तीसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो इस हर्ष प्रत्याहार के अंदर आता है। ठीक है, और इसके अलावा आता है आपका ह, य, व, ल और ल। ठीक है, ये जो वर्ण आते हैं ये आपके भी आते हैं, इसके अंदर ही आते हैं। किसके अंदर आते हैं? ये हर्ष प्रत्याहार के अंदर आते हैं। अब आप देखें, सॉरी, हाँ भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, अब ये 5 वर्ण इसके अंदर आते हैं, यानी कि हर्ष प्रत्याहार के अंदर अगर हम देखेंगे तो वर्ग यानी कि हर्ष लगा करके श तक इसके अंदर जितने भी वर्ण आते हैं उन वर्णों के अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं उसका, तो वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर आता है और ह, य, व, र, ल, ये 5 वर्ण जो है इसके अलावा एक्स्ट्रा होते हैं इसके अंदर, तो ये हर्ष प्रत्याहार के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर हम देखें तो ह या सभी जितने भी वर्ण है, ह से लगा करके श तक जितने भी वर्ण हैं उन सब का कॉमन जो उच्चारण स्थान है वो है संवार, नाद और घोष। ठीक है, ये सभी वर्णों का उच्चारण स्थान है, सभी वर्णों का है। ठीक है, बिल्कुल कॉमन है ये उच्चारण स्थान, यानी कि प्रयत्नों के आधार पर, ये बाह्य प्रयत्नों के आधार पर। ठीक है, तो सभी वर्ण यानी ह से लगा करके श तक जितने भी वर्ण है इसके अंदर संवार, नाद और घोष ये तो कॉमन है इनके उच्चारण स्थान। इसके अलावा इसके अंदर 2 और आते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, यानी कि एक वर्ण का उच्चारण 4 प्रयत्नों के आधार पर समान होता है। संवार, नाद, घोष या तो अल्प प्राण होगा या संवार, नाद, घोष महाप्राण होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक होगा। तो संवार, नाद, घोष तो सभी वर्णों में होगा। इसके अलावा वर्ग का जो तीसरा अक्षर होता है, वर्ग का तीसरा जो वर्ण है हमारा वो होता है अल्प प्राण। ठीक है, और साथ में ये हय वरल जो है इसमें से य, व, र और ल ये जो है इन सब का उच्चारण स्थान अल्प प्राण के साथ में संवार, नाद और घोष होता है। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, और इसी तरह से वर्ग का चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है और इसके साथ में ह होता है, ये भी महाप्राण होता है। यानी कि वर्ग का तीसरा अक्षर जिसका कि प्रयत्नों की दृष्टि से उच्चारण स्थान देखें तो संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण होता है। इसके साथ में य, व, र, ल ये जो है ये भी संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण होते हैं, इनका उच्चारण स्थान भी यही होता है। और वर्ग का चौथा अक्षर क, ख, ग, घ है ना, ये जो आया तो घ, च, छ, ज, झ ये बोलने से पता चलता है। तो ये जो है ये संवार, नाद, घोष तो है, साथ में ये महाप्राण है और ह जो है ये भी महाप्राण कहलाता है। ये इनका उच्चारण स्थान का हर्ष प्रत्याहार के अंदर आने वाले ये उच्चारण स्थान। तो इस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान को आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा देंगे तो आपके लिए थोड़ा सरल हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रत्याहार भी देख लेते हैं ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो जाएगी। इसको याद रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा ये आपके लिए। और इसके बाद में दूसरा प्रत्याहार हमने बात की थी खर प्रत्याहार की। ठीक है, खर प्रत्याहार के अंदर ख, फ, छ, ठ, द से लेके श, श, स, र तक आते हैं। ठीक है, ये लास्ट में आता है तो श, स तक आ जाता है वर्ण। ठीक है, ये जो होते हैं ये खर प्रत्याहार के वर्ण कहलाते हैं। अब जब इस वर्णों की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है इन प्रत्याहार के अंदर, एक बात तो। ठीक है, और साथ में आता है ऊष्म वर्ण। ऊष्म कौन से? श, श, स। ये आते हैं। ठीक है, ऊष्म वर्ण ये आते हैं। अब जब हम इसको इसके उच्चारण स्थान की बात करें तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है सभी का कॉमन रूप में उच्चारण स्थान होता है वो होता है विवार, श्वास और अघोष। ठीक है, ये तो सभी का होगा, ख से लगा करके स तक जितने भी आ रहे हैं सभी का ये तो बिल्कुल कॉमन होगा कि सभी का उच्चारण स्थान ही होगा। इसमें भी अल्प प्राण और महाप्राण 2 आ गए।
ठीक, अब इसके अंदर वर्ग का जो पहला अक्षर होता है, वर्ग का पहला जो वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान ये अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान विवार, श्वास, अघोष और अल्पप्राण होगा। वर्ग का दूसरा वर्ण जो होगा उसका उच्चारण स्थान वो महाप्राण होता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण। ठीक है, यानी चार चार इनके भी उच्चारण स्थान है। तो हर्ष प्रत्याहार और खर प्रत्याहार इसको आप ध्यान में रखें। तो उच्चारण स्थान की जो है वो आपको इसके लिए बहुत आसानी से आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्थान जो है वो किसके लिए काम करता है और कैसे काम करता है। अच्छा, इसके अलावा ये श श स की बात आई, तो ये श श स जो है ये भी महाप्राण है, इसमें अल्पप्राण नहीं है कोई। ठीक है, इसमें केवल वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर ही अल्पप्राण, विवाह, श्वास, अघोष है, बाकी ये श श स जो है ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण की बात कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार कि उदाहरण क्या कहता है हमारा। कि सूत्र ने तो क्या कह दिया कि झ के परे अगर हकार होता है तो हकार के स्थान पर विकल्प से पूर्व सवर्ण होगा। अब हमें हकार का उच्चारण स्थान पता चल चुका है कि हकार का उच्चारण स्थान क्या है ना। और हकार का उच्चारण स्थान क्या है, ह का उच्चारण स्थान होता है हमारा संवार, नाद, घोष और महाप्राण। ठीक है, ये इसका उच्चारण स्थान ये हमें पता चल चुका है। और अगर इसके बाद में पहले जो है जय प्रत्याहार है, तो ये जय प्रत्याहार के अंदर जो भी आएगा वर्ग का अक्षर आएगा, वर्ग का वर्ण आएगा, वो उसका उच्चारण स्थान इसके जैसा होना चाहिए, तो वो यहाँ पे पूर्व सवर्ण की तरह लगेगा। ठीक है, अब क्या है इसका उदाहरण जैसे इन्होंने दिया है, वाघहरि या वाघघरि। ठीक है, जब हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं इसका, तो हमें दो रूपों में मिलता है इसका संधि विच्छेद, या तो मिलेगा वाघहरि ही और या सीधा हमको मिल जाएगा वाघहरि ही। ठीक है, कहीं वाघहरि भी मिलेगा, कहीं वाघहरि भी मिलेगा, लेकिन अगर वाघहरि मिलता है तो यहां पर जलाम झषो अंत्य काम करेगा सूत्र हमारा। ठीक है, और जलाम झषो अंत्य जब सूत्र काम करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, जश परे रहते। ठीक है, झल हो के बाद में अगर जश परे है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको तीसरा अक्षर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाघ हो जाएगा क्योंकि ये झल है, उसके बाद में जश है। ठीक है, तो ये झल है और उसके बाद झल के स्थान पर जश आदेश होगा, सॉरी इसको क्या बोला, वाघहरि जलाम जशवंती क्या कहेगा कि झल के स्थान पर जश हो जाता है। कब होगा, इसके लिए इन्होंने कोई शर्त नहीं दी अपने को आगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, झल प्रत्याहार का वर्ण है क, तो इसके स्थान पर वर्ग का तीसरा अक्षर ग होगा, तो यहाँ पे वाघहरि, तो ये भी मिलता है और ये भी मिलता है, दोनों ही मिलते हैं। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं वाघहरि हमने किया, यानी कि आप अगर इसको इस रूप में देख लें तो यहीं पर हम लिख देते हैं वाघहरि ही, जलाम जशो अंत्य से क को ग होकर वाघ प्लस हरि ही। ठीक है, ये हो गया। अब इसने क्या कहा कि जय प्रत्याहार से परे हकार, जय प्रत्याहार से परे यानी कि ये घ जो आ रहा है ये जय प्रत्याहार के अंदर आएगा। जय प्रत्याहार के अंदर जब जब वहां से लेकर के आपके और कपय तक आ जाता है ना, ये सारे वर्ण आ जाते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर ये ग भी आ जाता है, तो ये घ जो है वो क्या है, जय प्रत्याहार का है। और उसके पश्चात क्या है, ह है, हकार है, तो इस हकार को इसका जो है वो क्या, वो पूर्व सवर्ण होगा, इस पूर्व सवर्ण इसका होगा, इस वर्ग का। ग वर्ग है तो ग के अंदर कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, क ख ग घ। ठीक है, ग तो वैसे भी अनुनासिक है तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, तो अलग ही हट जाता है। अब ये चार वर्ण आ रहे हैं, चार वर्ण में से ह के स्थान पर कौन सा आएगा वो देखना है। तो हमें जब पता है कि ह का उच्चारण स्थान संवारनाद घोष और महाप्राण है, तो इसके अंदर से ऐसा वर्ण कौन सा है जो कि संवारनाद घोष और महाप्राण है। ये अल्पप्राणी हो गया, अघोष है, ये भी अघोष है, ये दोनों तरह से कट गए, ये दोनों घोष बच गए। घोष में ये अल्पप्राण है, महाप्राण तो यही बचा खाली एक ही है ना, और इन दोनों का एक ही है, संवारनाद घोष कॉमन ही है, इसका विवाह श्वास और अघोष है इसका। ठीक है, तो यहां पर ये जो घ बचा, तो ये बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग की जगह पे घ हो जाएगा। ये आदेश हुआ यहाँ पर।
ये आदेश किससे हुआ? जयो अन्य तरह सूत्र से। जयो हो अन्य तरह श्याम से हकार को पूर्व सवर्ण आदेश हुआ। तो वाघ हरि के स्थान पर वाघ घरी ही, ह के स्थान पर होगा, ह प्लस अ है। ठीक है, तो यहां पर क्या बना? घ प्लस अ, इसलिए ये घ बना। वाघ घरी है, ये रूप सिद्ध होता है, वाघ घरी रूप बनता हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना है, उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर देखते हुए पूर्व सवर्ण या पर सवर्ण हम करते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर उच्चारण स्थान के लिए कौन कौन से वर्ण होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसको बस आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। अब हम इसके आगे अगला सूत्र पढ़ते हैं। अगला सूत्र आता है हमारा षष्ठु अटी। इसमें से भी कुछ शब्द है वो अनुव्रत किए हुए हैं, अनुव्रति ली हुई है पूर्व सूत्र से। अब यहां पर क्या कह रहा है कि शह, शह यानी कि श। ठीक है, ये षष्ठी का प्रयोग है यहाँ पे। श और छ आया है इसमें, ये प्रथमा का प्रयोग है इसके अंदर, और अटी है वो सप्तमी का प्रयोग है। ठीक है, ये विभक्ति का प्रयोग है। अब इसका हम अर्थ देते हैं, क्योंकि ये पिछले वाले सूत्र से भी अनुवृत्ति से इन्होंने जय शब्द लिया है। तो जय शब्द क्या क्या कह रहे हैं कि जय, सूत्र का जो पूरा अर्थ दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि पदांत जय, क्योंकि वो पदांत ही बताया था उसने। तो पदांत जय से परे, पदांत जय से परे श को छ होता है अठ परे रहते। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि जय प्रत्याहार का वर्ण है, उसके पश्चात श है और उसके पश्चात अट है, तो इस श को छ आदेश हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो आदेश जो होता है वो किससे होता है? विकल्प से होता है। परे रहते हैं होता है, लेकिन ये होता है किससे? विकल्प से। ठीक है, इसे दोनों प्रकार के रूप बनते हैं, यानी कि जय प्रत्याहार है, उसके बाद में श है और उसके बाद में अट आता है, तो इस श को छ आदेश हो जाता है, छ में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। अब कैसे होता है इसका उदाहरण दे रहे हैं। तत्शिव, और इसी का दूसरा रूप बनता है तत्शिव भी लिखते हैं इसको, और इसको तत्शिव भी मिलता है। ठीक है, ये दोनों ही रूप इसके मिलते हैं हमको। तो ये रूप हम लोग को मिलता है, इसका उदाहरण। अब इस उदाहरण को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो है संधि विच्छेद होगा तद प्लस शिव। ठीक है, ये नॉर्मल उदाहरण है, तद प्लस शिव। इसके अंदर स्तोहोश्चुनाश्चुः सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि त वर्ग का है ये, तथ दध और उसके बाद में श आ रहा है, शकार आ रहा है। स्तोहोश्चुनाश्चुः क्या कहता है कि त वर्ग के बाद में या स के बाद में अगर श या च वर्ग होता है, तो त या स को क्या हो जाता है? च या त वर्ग आदेश हो जाता है ना। तो स्तोहोश्चुनाश्चुः से हम इसको आदेश करेंगे, तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा? च वर्ग का ज, ये त थ द तीसरा है, तो वे च छ ज बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्तोहोश्चुनाश्चुः से क्या आदेश हुआ? ज आदेश। ठीक है, जब हुआ तो ये हमारा रूप क्या बना? तज प्लस शिव। ठीक है, ये हमारा एक रूप बना है, तज प्लस शिव। इसके बाद में एक आएगा हमारा सूत्र आएगा खरीचा। खरीचा सूत्र क्या कहता है कि यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो, है ना, पीछे हो, खर प्रत्याहार का वर्ण अगर यहां होता है, तो इसको क्या हो जाता है?
च वर्ग आदेश हो जाता है। ठीक है, तो अब च वर्ग का आदेश होता है इसको। तो कैसे हुआ कि इसने क्या कहा, खरी च, खर प्रत्याहार का अगर वर्ण है और उसके पहले वर्ग का कोई भी अक्षर आ रहा है तो उसको क्या होता है, प्रथम अक्षर आदेश हो जाता है। तो ये ज जो है वो च ज का पहला है, तो यहाँ पे च वर्ग आदेश हो जाएगा, च होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आदेश हुआ तो तच शिवः। ठीक है, ये रूप बना, यानी कि त से ज बना, ज से च बना, त से ज बना सोहो शुनो शु से, और ज से च बना खरी च सूत्र से। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद में यानी कि खर प्रत्याहार का वर्ण अगर पीछे होता है तो पूर्व जो वर्ग का होता है उस वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। ठीक है, यानी कि च वर्ग, ये च वर्ग बनेगा क्योंकि ये च वर्ग का है, इसलिए अगर इसकी जगह कोई दूसरा वर्ग होता है तो उस वर्ग का प्रथम अक्षर बन जाता। ये कहा है ना, चर कहा, यहाँ पे चर हो जाता है। ठीक है, ये आदेश ये इन्होंने, तो चर होने से, या इसको हम लेते चर हो जाता है, इसको ये समझ लें आप, इसको चर होता है ये। ठीक है, तो अब ये कहा ना चर, तो ज को च होगा तो चत शिवः बना। अब इसने विकल्प से कहा है कि विकल्प से होता है, तो विकल्प से होने पर तो क्या होगा, ये नहीं हम करेंगे तो ये तच तत् शिवः रूप ही रहेगा इसका, तत् शिवः। और अगर हमने इसको इस तरह से रूपना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों रूप जो है वो इस तरह से बनेंगे हमारे। ठीक है, तो यहां तक आकर के यानी कि तद से आपने ज में किया, ज को आपने च में बदला, और च से अगर आपने विकल्प से इसको आपने छ नहीं किया तो ये तत्शिवः रूप ही इसके अंदर रहेगा। लेकिन अब यहां पे आकर के जहां पर ये तत् शिवः जो रूप हमारा बना है, इसके बाद ये क्या कहता है कि यदि जय प्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद में श है और उसके बाद में अट है। ठीक है, अट प्रत्याहार में अ से लगा करके अई उन, अ से लगा करके हय वर ट, ट तक के जितने भी वर्ण आते हैं हमारे वो सब अट प्रत्याहार में आते हैं, हय वर ट वाले। ठीक है, तो अब यहां पर अट प्रत्याहार, अब इसके अंदर इसने क्या कहा कि ये तच ज जो है हमारा, ये किसके अंदर आता है हमारा, इसके अंदर कौन सा प्रत्याहार है, जय प्रत्याहार। तो च जो आया है वो जय प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, जय प्रत्याहार में वर्ण की सभी आ रहे हैं इसमें, और उसके बाद में ये श है। ठीक है, और श के बाद में इव जो है, इव ई जो है वो इट है, अट है, सॉरी, अ ई उ है ना, तो अ ई ये इट है, अट है, सॉरी, ये अट है यहाँ पे। तो जय श और अट तीनों चीजें यहाँ पे मिल रही हैं, जैसा कि उन्होंने बताया है कि जय होना चाहिए, फिर श होना चाहिए और अट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जय भी है, च श भी आ रहा है, और उसके बाद में ई जो है वो अट भी आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस श को छ आदेश होगा षष्ठ्योटी सूत्र से। ठीक है, तो हमारा रूप क्या बना, तच्छ तच, और छ के बाद में इव है तो ई को इसमें मिला दिया, सीधा इव है तो इसको हमने इसके साथ मिलाया, तो हमारा रूप क्या बना, तच्छिवः। ठीक है, तो एक षष्ठ्योटी ने क्या कहा, यानी कि सबसे पहले तो षष्ठ्योटी ने क्या कहा कि जय प्रत्याहार का अगर वर्ण होता है उसके बाद में श होता है और फिर अट होता है, तो श को छ हो जाता है विकल्प से। विकल्प से होने का मतलब कि करेंगे तो होगा, नहीं तो आप उसको जो उसका पूर्ववत रूप है वैसा ही आप उसको रख सकते हैं। अब जब हम यहाँ पे उदाहरण के रूप में इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आया कि तत् तज प्लस शिव आया। ठीक है, क्योंकि तज इसके अंदर सीधा त नहीं होगा, सोनो सीधा नहीं लगेगा इसके अंदर, क्योंकि ये भी व्याकरण के नियम है, सूत्रों के आधार पर है ना। एक त्रिपादी सूत्र होते हैं जो कि इसके प्रति असिद्ध होते हैं, और ये थोड़ा हमने आगे जो पढ़ा था पहले पहले है ना, रिवाइज में ज्यादा नहीं करूंगी, इसको टाइम लगेगा इसमें। तो ये जो सूत्र है, यानी कि पहला कौन सा सूत्र है, दूसरा कौन सा सूत्र, तीसरा कौन सा सूत्र है, किस नंबर पे कौन सा सूत्र आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है सारा, है ना। तो यहाँ पर तज जो है उसके तो सोचना शुरू से हमने सबसे पहले इसको क्या किया, इसको द को हमने ज में बदला, ज से हमने इसको खरीच सूत्र से चर में बदला, चर में बदलने के बाद में हमने इसको विकल्प से अगर नहीं किया तो तत्शिव ही रहा, और हमने जब इसको षष्ठ्योटी सूत्र लगाया तो ये तत्शिव रूप बना हमारा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका ये तत्शिव रूप इस प्रकार से होता है। इसके साथ में जब इन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि पदांत झय के बाद में श होता है और उसके बाद में यदि अट होता है तो क्या हो जाता है, श को छ हो जाता है। ठीक है ना, तो अब ऐसी स्थिति में एक इन्होंने वार्तिक और आगे आगे कि जिसने थोड़ा सा इसमें संशोधन कर दिया, तो वार्तिक क्या कहता है
इच्छत्वमिति, ये वार्तिक है। ये क्या कहता है? छत्वमिति, छत्वममिति, इसमें भी संधि करती, छत्वममिति वाच्यम। अब ये क्या कह रहा है साथ में कि पदांत झय से परे, पदांत झय से परे श के स्थान पर विकल्प से छ होता है, अम परे रहते हैं। ठीक है, पहले वाले सूत्र ने क्या कहा? अट परे रहते हैं, है ना। यहां पर इसने क्या कहा? अम परे रहते, यानी कि अट परे रहते तो श को छ हो रहा है निश्चित है, लेकिन अम परे रहते भी श को छ होता है, ये वार्तिक बता रहा है। इसका इन्होंने उदाहरण दिया, तत् श्लोकेन या तच श्लोकेन। ठीक है, दोनों ही रूपों को मिलेंगे क्योंकि ये भी विकल्प से होगा, वो विकल्प से हो रहा है, ये भी विकल्प से हो रहा है, तो यहाँ पे ये दो उदाहरण है। अब इसकी जब हम विग्रह करेंगे तो तद प्लस श्लोकेन, इसमें वही पूर्ववत चलेगा, द को झ, स्तोह शुनाशुह से, तो बना तज श्लोकेन, फिर खरीचा से तच श्लोकेन, विकल्प से नहीं करने पर तच श्लोकेन, यानी कि तच श्लोकेन। ठीक है, ये रूप बना इसका। ये हमने विकल्प से नहीं किया था, लेकिन यहां तक आने के बाद में खरी च से हमने जिसको च कर दिया, इसके बाद में अगर हम ये बात लगाते हैं, वार्तिक का प्रयोग करते हैं, तो वार्तिक का प्रयोग करने पर इसे क्या कहा कि जय प्रत्याहार, च जो है वो जय प्रत्याहार का है, इसके बाद में श आ रहा है, और उसके बाद में ये लोकेन जो आ रहा है, ये लोकेन जो है वो अम के अंदर आता है। ठीक है, तो अम के अंदर आया तो ये ल भी इसके अंदर आ रहा है, तो इस श को क्या हो जाएगा? छ आदेश हो जाएगा। ये अम है ना, ये ल जो है इसके अंदर, यानी कि ल प्लस ओ, और ये ल जो है ये क्या है? अम है। ठीक है, तो इसके स्थान पर छ आदेश हो गया, तो ये क्या बना? तच छ लोकेना। इसको जब आप संधि करेंगे तो तच श्लोकेना, ये रूप इसका सिद्ध होगा। अगला सूत्र है मो अनुस्वार। ये क्या कहता है कि यदि हल व्यंजन वर्ण परे हो तो मकारांत पद के स्थान पर अनुस्वार बिंदी हो जाती है, यानी कि यहां पर अगर कोई भी व्यंजन है, हल है और पदांत में म है, तो इस म को स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाता है, ये आदेश होता है। ठीक है, जैसे कि हरिम वंदे, हरिम प्लस वंदे, यहां पर ये म पदांत है और व जो है वो हलंत है, व के बाद में अ है, इसलिए है ना, व्यंजन है ये, तो इसके व्यंजन के होने से मो अनुस्वार सूत्र से क्या हुआ? और सूत्र से म को अनुस्वार आदेश होकर के हरिम वंदे रूप बनता है। ठीक है, ये केवल इतना ही कहता है।
कि ये स्थान होता है तो इसके स्थान पर ये आदेश हो जाता है और हरिमंदिर बनता है। अब इसके आगे इसी चीज को थोड़ा सा और संशोधित करते हुए इन्होंने एक नया सूत्र दिया। दूसरा सूत्र आता है हमारा, वो कहता है नश्चा अपदान्तस्य नश्चा अपदान्तस्य झलि। ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि अपदांत, मो अनुसार ने पदांत बोला है, ये अपदांत बोल रहा है। अपदांत नकार और मकार, नकार और मकार को अनुस्वार होता है झल परे रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या कहा इन्होंने कि यदि झल प्रत्याहार का वर्ण परे है और आगे न या म है जो कि अपदांत है, पदांत नहीं होना चाहिए, अपदांत है ना, जो पद नहीं है वो अपदांत है। तो अपदांत यदि न या म है और उसके बाद में यदि झल प्रत्याहार का वर्ण है तो ये दोनों वर्ण जो होते हैं वो अनुस्वार में बदल जाते हैं, इनको भी हम अनुस्वार कर देते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं कि जैसे यशांसी, यशान प्लस सी, अब यहाँ पे यश जो है ये यश, यशान के अंदर ये न जो है ये अपदांत है, अपदांत नकार है, और इसके अंदर स में जो ई है तो ये स जो है ये क्या है, ये झल है, झल प्रत्याहार के अंदर आने वाला वर्ण है, तो ये झल है। तो ऐसी स्थिति में इस न को क्या हो जाएगा, अनुस्वार आदेश होगा। अनुस्वार होने पर यशांसी, यशांसी रूप बनेगा हमारा। ठीक है, और इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण देख लें हम, आक्रंस्यते, आक्रम और स्यते। ठीक है, यहां पर ये म जो है वो अपदांत है और स्यते का स जो है ये झल है, तो इस म को अनुस्वार आदेश किस सूत्र से, नश्चा पदार्थ से झली, इस सूत्र से इसको क्या हो जाएगा, अनुस्वार आदेश होकर के क्या बनेगा, आक्रम स्यते, और इसका रूप बनेगा हमारा आक्रंस्यते। ये इसका रूप जो है वो इस प्रकार से सिद्ध होता है। क्योंकि इन्होंने पदांत कहा, वो क्यों कहा इसका भी थोड़ा सा ही बताते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि हम एक इन्होंने उदाहरण दिया कि झली नहीं कहते हैं, है ना, साथ में, तो अगर झल प्रत्यय नहीं होता तो क्या होता, ये भी कहा उन्होंने कि झल प्रत्यय, ऐसा ही क्यों कहा, अगर झल प्रत्यय नहीं होता तो यहां पर एक जो शब्द हम देखते हैं मन्य से, है ना, अब मन्य से ये जो शब्द है ये पूरा एक वर्ड है, मन्य से, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये पूरा एक ही वर्ड है, इसके अंदर कोई भी झल अलग से नहीं है, ये मन्य से अपने आप एक शब्द है पूरा, इसके पीछे कोई भी झल नहीं लगा हुआ है, इसको संधि नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो प्रत्यय लगेगा इसके ऊपर, यानी कि मन्य से लगेगा तो वो जो तीर्थ जी आत्म ज वाले जो प्रत्यय होते हैं वो प्रत्यय लगेगा इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर ये झल प्रत्याहार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसने क्या किया कि क्योंकि पूरा पद है तो पद ही पूरा अपदांत है, और जब अपदांत है तो इसके अंदर स के ऊपर तो ए आ रहा है पीछे लास्ट में, तो ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में, है ना। तो यहाँ पर ये इसलिए अनुस्वार ही नहीं होगा इसके अंदर। अगर आप इसको अगर बनाते भी हैं, पद करते हैं हम, तो मन और यस है ना, ये कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, मन यस, ये अपदांत हो गया, चलो। लेकिन यह से भी इसके अंदर ये यह नहीं आता है, झल प्रत्याहार में नहीं है। अब झल प्रत्याहार में नहीं है तो इसको हम नकार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप नकार करते हो तो ये रूप बनता है इसका मन्य से, है ना, और मन्य से कोई रूप होता ही नहीं है, शुद्ध बनता ही नहीं है, है ना। इसलिए इसने झल कहा है कि अगर झल होगा तभी वो अनुस्वार होगा, झल नहीं होगा तो वो अनुस्वार नहीं होगा।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने नहीं किया, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें, तो आपको और अच्छे से वीडियोस देखने को मिलेंगे, आपकी पढ़ाई से संबंधित, आपके नॉलेज बढ़ेगा उससे संबंधित। मैं बहुत प्रयास करती हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी से अच्छी चीज़ और सरल से सरल बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूँ, ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। क्योंकि आपको वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, मैं 2-2 3-3 तक पूरा डीपली पढ़ती हूँ, उसको गहराई से अध्ययन करती हूँ, तब आपके सामने मैं इसको संक्षिप्त रूप में लेकर के आ पा रही हूँ मैं। धन्यवाद।